नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जितने भी बच्चे क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के 13+ MCQ क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ। और इसका जो पार्ट 1 वीडियो है वो आपका पढ़ चुका है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ज़रूर जाकर देख लें। तो बच्चों आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला प्रश्न दिया है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन्स के कारण संभव हो पाता है। जो बच्चों पत्तियाँ होती हैं वो किस पादप हार्मोन्स के कारण मुरझा जाती हैं। तो बच्चों वो होता है एब्सिसिक अम्ल, यानी कि एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियाँ जो होती हैं वो मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कौन सा जो पादप होता है वो नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो बच्चों जो नियंत्रक फल बेचने वाले होते हैं वो कौन से पादप का मतलब उपयोग करते हैं। तो बच्चों वो होता है इथाइलिन। इथाइलिन जो पादप होता है वो नियंत्रक फल बेचने वाले के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों इसमें बताया गया है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। इसमें बच्चों कार्बनिक यौगिक जो होता है उसमें जो कार्बन की संयोजकताएं होती हैं वो होती हैं 4, यानी कि इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जो कार्बन होता है उसकी जो संयोजकताएं होती हैं वो 4 होती हैं, तो आप समझ सकते हैं इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। जो एड्स रोग होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है। इसमें फर्स्ट दिया है असुरक्षित यौन संपर्क, या फिर खून की कमी, या फिर विटामिन की कमी, या फिर पोषण की कमी। तो बच्चों एड्स जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, वो बच्चों होता है असुरक्षित यौन के कारण। एड्स जो रोग होता है वो असुरक्षित यौन के कारण एड्स का रोग हो जाता है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। यानी कि जो चमगादड़ और पक्षी होता है उसका जो पंख होता है वो किस प्रकार का उदाहरण है, समरूप या फिर समजात या फिर वंशानुगत या फिर जीवाश्म। तो बच्चों चमगादड़ एवं पक्षी का जो पंख होता है वो एक उदाहरण है समजात, यानी कि समान जात जैसे ही जिसकी जात होगी वैसा ही उसके अंदर गुण होगा, यानी कि उसकी जो शारीरिक निर्माण होगा वो वैसा ही होगा। अगर चमगादड़ का बच्चा है तो उसके ही तरह पंख होंगे, अगर चिड़िया का बच्चा है जैसे जिस पक्षी के जैसे ही मतलब जैसा पक्षी है वही उसका निर्माण होगा, यानी कि समजात के कारण उसका जो होता है उत्पत्ति होती है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना होती है जो परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग क्या कहलाते हैं। बच्चों जो वे अंग जो होते हैं जिनकी जो रचना होती है यानी कि जिनकी उत्पत्ति होती है वो समान होते हैं, यानी कि समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी जो बाह्य की संरचना होती है यानी कि बाहरी भाग जो होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को क्या कहते हैं। तो बच्चों ऐसे अंग को कहते हैं समजात अंग, यानी कि जब उसकी उत्पत्ति हुई तो उसका जो आकार था एक सा ही था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ उसमें जब कार्य किया या फिर उसमें कार्य के अनुसार जो भी परिवर्तन हो जाता है तो बाहरी संरचना पर परिवर्तन हो जाता है, उसे हम समजात अंग कहते हैं। यानी कि कोई जिम जाने लगा तो उसकी बॉडी सोडी बन गई, तो ऐसे ही जो परिवर्तन हो जाता है कार्य के कारण। तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो बच्चों कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण आपको बताना है। फर्स्ट दिया है वन, तालाब या फिर झील तालाब या फिर बगीचा खेत या फिर सभी सही हैं। तो बच्चों कृत्रिम परितंत्र का जो उदाहरण है वो है आपका बगीचा खेत, यानी कि बगीचा खेत जो है वो एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो बच्चों जो प्रकृति द्वारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है। फर्स्ट दिया है कोयला या फिर सूर्य
या फिर पानी या फिर कागज़। तो बच्चों प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है आपका सूर्य। सूर्य जो है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि वनों के संरक्षण के लिए किन प्रक्रियाओं को नियंत्रण यानी कि रोकने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट दिया है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, या फिर अतिचारण, या फिर दिया है खनन, या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। वो बच्चों होती है इनमें से सभी, यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को भी रोका जाए, अतिचारण को भी रोका जाए और खनन को भी रोका जाए। तो इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा जो होते हैं उपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी कि जैविक प्रक्रम द्वारा जो उपघटित हो जाते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं। फर्स्ट दिया है जैव निम्नीकरणीय, या फिर अजैव कारक, या फिर अक्रिय, या फिर पर्यावरण। तो बच्चों वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम के कारण अपघटित हो जाते हैं, यानी कि के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। वो बच्चों कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। जैव प्रक्रम के द्वारा जो उपघटित हो जाते हैं वो आपके जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। जो अमीटर एक यंत्र होता है उससे बच्चों किसे मापा जाता है। फर्स्ट दिया है धारा को, या फिर आवेश को, या फिर विभव को, या फिर विद्युत शक्ति को। तो बच्चों अमीटर जो होता है वो किसका मापक यंत्र होता है। वो बच्चों अमीटर जो होता है वो आपका धारा का मापक यंत्र होता है, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है। यानी कि कौन सा उपकरण है जो विद्युत यानी कि उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है। तो बच्चों वो कहलाता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि विद्युत मोटर जो होता है वो एक यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। यानी कि प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें किस विधि द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन, या फिर बहुविखंडन, या फिर मुकुलन, या फिर बीजाणुजनन द्वारा। तो बच्चों प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें जो जनन होता है वो होता है आपका बहुविखंडन के द्वारा। बहुविखंडन विधि के द्वारा प्लाज्मोडियम में जनन होता है, जनन की उत्पत्ति होती है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निकट दृश्य दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। यानी कि जो निकट दोष होता है वो किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। उत्तल लेंस, या फिर अवतल लेंस, या फिर बाईफोकल लेंस, या फिर बेलनाकार द्वारा। तो बच्चों निकट दृश्य दोष जो होता है वो आपका अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। यानी कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तना में, या फिर जड़ में, या फिर पुष्प में, या फिर दिया है फल में। तो बच्चों पौधे में जनन अंग पाया जाता है वो पाया जाता है पुष्प में। पुष्प के द्वारा पौधों में जनन होता है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। यानी कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। नीम का, या फिर गुलाब का, या फिर मटर का, या फिर गुलादाउदी का। तो बच्चों जो मेंडल थे उन्होंने अपने आनुवंशिकी प्रयोग में वो पौधे का प्रयोग किया था, उसका नाम है मटर। मटर का जो सबसे पहले मेंडल ने इसको आनुवंशिकी प्रयोग हेतु मटर को ही प्रयोग में लाया था, उसका पौधे का नाम था मटर। तो बच्चों इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि पारिस्थितिकी
यंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। जो पारिस्थितिकी यंत्र होता है उसमें बच्चों ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है या फिर द्विदिशीय होता है या फिर बहुदिशीय होता है या फिर किसी भी दिशा में नहीं होता है। तो बच्चों पारिस्थितिकी यंत्र जो होता है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बहुदिशीय होता है, यानी कि इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कैसा होता है? बहुदिशीय होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत होता है वो कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के निचली सतह में या फिर वायुमंडल के ऊपरी सतह में या फिर वायुमंडल के मध्य सतह में या फिर इनमें से कोई में। तो बच्चों जो ओजोन परत पाया जाता है वो आपका पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। यानी कि जब हम दाढ़ी को बनाते हैं यानी कि हम अपना चेहरा देखते हैं तो कौन से दर्पण का उपयुक्त होता है? समतल का या फिर उत्तल का या फिर अवतल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों दाढ़ी बनाने के लिए वो दर्पण का प्रयोग करते हैं वो आपका होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो होते हैं 2, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो बच्चों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कौन सा दर्पण होता है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल में या फिर अवतल में या फिर उत्तल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वो दर्पण होता है आपका अवतल। अवतल दर्पण में जो होता है आपका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। यानी कि जो दंत विशेषज्ञ होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है मरीजों के बड़े दांत देखने के लिए। फर्स्ट दिया है समतल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों दंत विशेषज्ञ के लिए वो दर्पण किया जाता है उपयोग वो होता है आपका अवतल दर्पण, यानी कि इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का दंत विशेषज्ञ उपयोग मतलब दर्पण का उपयोग किया जाता है मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो कौन सा बच्चों दर्पण होता है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वो बच्चों आपका दर्पण होता है समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर समतल और उत्तल। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि समतल और उत्तल दोनों, यानी कि आभासी और काल्पनिक जब हम प्रतिबिंब बनता है तो वो दोनों आपके दर्पण होते हैं, समतल और उत्तल। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। यानी कि कोई भी मोटर चालक है उसमें जो साइड मिरर होता है यानी कि शीशा जो होता है वो कौन से दर्पण का लगा होता है? अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण या फिर उत्तल का या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वो आपका दर्पण लगा होता है वो उत्तल, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर चालक के सामने लगा होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि गोलीय दर्पण में जो परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस या फिर वक्ता त्रिज्या या फिर प्रधान अक्ष या फिर गोलीय दर्पण का द्वारक। तो बच्चों गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा होती है उसका जो बच्चों व्यास वो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि प्रकाश तरंग जो उदाहरण है वो क्या है। तो बच्चों प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है वो है आपका एक
विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो उदाहरण है वो प्रकाश तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। यानी कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो बच्चों क्या होता है। जो बच्चों संबंध होता है गोलीय दर्पण और फोकसांतर व वक्रता त्रिज्या के बीच, वो आपका संबंध होता है F बराबर R/2। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। यानी कि समतल दर्पण जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है। तो बच्चों समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है आभासी तथा बराबर। यानी कि समतल जो होता है दर्पण उसमें आभासी और बराबर आपकी प्रकृति होती है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। जो सोलर कुकर होता है तो उसमें किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो बच्चों उसमें अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। यानी कि आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट के लिए यानी कि नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट पार्ट तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तैयारी आप अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।